अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जिसका मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, उसी का आज आपको दूसरा हिस्सा स्टोरी का सुनाने जा रहा हूं। नाम गलती से मैं उनका थोड़ा सा माजरत ख्वाह हूँ, गलत बोल गया, तो आज मैंने उनका रियल नाम जो लिखा है वो है सालिम। मैं मेरे ख्याल में आसिम बोलता रहा हूँ गलती से। सालिम नाम है उनका, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की वो कहानी मुझे भेजी। जो मैंने कोशिश की है, जो कुछ उनके साथ ज़िंदगी में हुआ है उसको ऐसे लफ्ज़ों का चुनाव करके इस अंदाज में पेश करूं कि आपके सामने एक कहानी के बजाय एक फ़िल्म चल रही हो, आप उसका एक किरदार हों, आप उस फिल्म के अंदर मौजूद हों। और वो जितनी बातें उन्होंने मुझे लिखी हैं स्टोरी के अंदर, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे एक कागज़ का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ना पड़ा है जिसमें हिंट्स लिखने पड़े हैं। और हिंट्स शॉर्ट से मैं लिखता हूं, लेकिन ये पूरा सफ़ा भर गया है हिंट्स लिखते हुए। जिसके ऊपर बीती होती है उसको एक एक पल, एक एक लम्हा, हर बात याद होती है। मेरी जैसा बंदा जो कहानी एक दफ़ा सुन लेता है या पढ़ लेता है लिखी हुई, कोशिश तो पूरी होती है कि उसी तरह लफ्ज़ों में बयान किया जाए, लेकिन फिर भी डर होता है कहीं कोई बात भूल ना जाए। जिसने कहानी भेजी होती है, जो हम छोटी सी बात सुनाते हुए भूल जाते हैं, तो शायद वो सोचता है ये तो मेरी ज़िंदगी की सबसे अहम बात थी जो इन्होंने कहानी में नहीं बताई। तो इसलिए मैंने सहारा लिया है आज इन पॉइंट्स का, जिसका मैं सालिम की कहानी, जिसका आज दूसरा हिस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कल जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई थी, मैंने आपको बताया था कि अब ये हो रहा था कि रात को जब उनकी आंख खुलती, अक्सर ऐसे होता, उससे पहले मैंने बताया कि वो दादी के कमरे से गुज़रता था तो दादी से आमना सामना होता था। बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ दादी देखती थी और ये उनकी तरफ देखता था। फिर ऐसा हुआ, टूथपेस्ट करते हुए ज़रात मिलने लगे थे गोश्त के, जो खाया नहीं होता था, और इस तरह खून के भी होते थे। वहीं पे अब ऐसा होता कि अक्सर रात को सालिम की आंख खुल जाती, और आंख खुलने की वजह होती वो पेट के ऊपर से उठने वाला दर्द, वो तकलीफ़ जिसकी वजह से आंख खुली होती। जब उसकी आंख खुलती उसको लगता कि वो सीधा लेटा हुआ है, लेकिन किसी ने अपनी कोहनी बहुत ही ज़ोर से उसके पेट के ऊपर रखी हुई है। जैसे कोई एक इंसान ज़मीन पे सीधा ऊपर की तरफ मुंह करके लेटा हो और साथ में कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई फैमिली वाला उसकी पेट पे कोहनी रख के इस अंदाज में लेटा हो, तो अच्छा खासा वज़न होता है कोहनी का, जो इंसान पेट पे कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उस सालिम को इतनी रात को उस कोहनी के रखे जाने की वजह से इतना दर्द होता कि वो जाग जाता। उसको महसूस हो रहा होता कि इस हिस्से के ऊपर किसने ऐसे बकायदा कोहनी रखी हुई है, उसका बहुत ज़्यादा बोझ है। तकलीफ जब नाकाबिले बर्दाश्त होती तो वो कहता, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करता। अभी मैं सोचता ही था कि वो जो भी था या थी, ये उनके लफ्ज़ हैं, उस कोहनी के ज़ोर को और बढ़ा देते, उसका वज़न और डाल देते, इतना कि मेरी चीखें निकल जाती। लेकिन क्योंकि मैं इरादा कर चुका होता कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और आयतुल कुर्सी से ही ये कोहनी का दबाव देने वाली या वाला ख़त्म होगा, साइड पे होगा, तो मैं जैसे जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ता जाता वो दबाव आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता, यहाँ तक कि बिल्कुल वो कोहनी का दबाव ख़त्म हो जाता। और कुछ देर के लिए मुझे लगता कि अब मैं सांस ले सकता हूँ, तकलीफ़ भी ख़त्म हो गई है, अब मैं सो सकता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ जाती। अब सालिम की जिस तरह की ज़िंदगी के वाक़यात हो रहे थे, उसके साथ जो कुछ गुज़र रहा था, सिर्फ वही जानता था। अभी तक फैमिली में वालिद या वालदा को इशारे मिल चुके थे, लेकिन खुल के उनको भी शायद एहसास नहीं था कि अल्लाह ने जो उनको ये चांद सा बेटा दिया है, बाकी बच्चों में से जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी है, तेज़ भी है, एक्टिव भी है, इसकी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बाकी बच्चों से हट के भी हैं, लेकिन असल में ये बच्चा कितनी तकलीफ़ में है, ये वालिदैन को भी एहसास नहीं था। अब छोटे मोटे वाक़यात उसी तरह ज़िंदगी में चल रहे थे, जो कुछ मैंने अभी पार्ट 1 में आपको बताया।
वो सब कुछ तो वैसा चल रहा था, लेकिन ज़िंदगी भी रवां दवां थी। तो वहीं पे उनके वालिद साहब जो सऊदी अरब में मुकीम थे, मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। वहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, अच्छा खासा पैसा कमा चुके थे, तो फैसला किया, फैसलाबाद के बड़े बड़े जो कारोबारी शख्सियत थे उनसे मुलाकात की और तकरीबन बहुत सारी अपने इलाके में शॉप्स बना ली, कपड़ों की भी बनाई, ज्वेलरी की भी बनाई, बहुत सारी इस तरह की अच्छी अच्छी शॉप्स बना ली। और अपने लिए और बेटा, जिसमें बेटे भी, जिसमें सालिम भी शामिल था, वालिद भी, बाकी बच्चे भी, एक प्लाजे का बेसमेंट था, बहुत बड़ा बेसमेंट था, वो पूरा का पूरा उन्होंने बेसमेंट ले लिया। सालिम कहते हैं उस बेसमेंट में तकरीबन 15-16 लड़के हमारे पास काम करते थे। अब सालिम भी अपने वालिद के साथ इतना बड़ा हो चुका था कि उसी दुकान पे, कपड़े की दुकान पे, जिसमें और भी बहुत सारी चीजें थीं, वालिद का हाथ बटाने लगा। अभी तक वो जिस तकलीफ से गुजर रहा था, जो जो कुछ देख रहा था, जो जो कुछ था, वो सिर्फ सालिम तक महदूद था। जिंदगी एक नया खेल खेलने जा रही थी। वो कहते हैं एक दिन मैं अपनी शॉप पे बैठा था, अम्मी और बहनें कराची शादी पे गई हुई थी और अगली सुबह वापस आने वाली थी। दोपहर का टाइम था, मैं ऐसी जगह पे उस वक्त बैठा था, वाले साहब भी गए हुए थे कहीं पे, मुलाजिम थे और मैं बैठा हुआ था। मैं ऐसी जगह पे शॉप पे बैठा हुआ था कि बेसमेंट की जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ आती थीं, तो कोई भी सीढ़ियों से चलता हुआ जब नीचे की तरफ आता तो क्लियर नज़र आ जाता। ऐसे बैठे हुए मेरा ध्यान सीढ़ियों की तरफ गया तो मैंने देखा 2 लड़कियां नीचे उतर रही हैं। वो इस अंदाज में नीचे आ रही हैं जिस तरह कस्टमर अक्सर शॉपिंग के लिए नीचे आते हैं और दुकानदार फौरन देख लेता है, भांप लेता है, ग्राहक आ रहे हैं तो वो मुतवज्जो हो जाता है और बाकी मुलाजिम भी। तो मेरी तवज्जो भी उस तरफ चली गई, लेकिन एक ने नकाब किया हुआ था और दूसरी ने दुपट्टा लिया हुआ था। जिसने नकाब किया हुआ था, मैंने उसको देखा तो एक कस्टमर की निगाह से कि कोई ग्राहक आ रहे हैं। वो जब नीचे उतरी तो एकदम से उस नकाब नशीन का वो जो नकाब था खुद का खुद खुला नहीं, ऐसे लगा जैसे गायब सा हो गया हो और उसका चेहरा बिल्कुल सामने आ गया। और वो चेहरा इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था कि शायद वो इस दुनिया की नहीं थी, किसी और दुनिया से आई थी। इतनी हसीन व जमील थी। मैं उसको टिकटिकी बांध के देखने लगा। पहला तो झटका ये लगा था कि एकदम से नकाब था और गायब कैसे हो गया, उसने खोला भी नहीं, उतारा भी नहीं। लेकिन उससे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब नकाब जिस तरह गायब हुआ था उसी तरह अभी आखिरी सीढ़ी उतरी भी नहीं थी, बेसमेंट में दाखिल भी नहीं हुई थी कि दोनों की दोनों गायब हो गई। और मैंने लड़कों की तरफ देखा, क्या आया किसी और ने भी ये बात नोटिस की है? तो किसी ने भी नोटिस नहीं की थी। शायद मुझे लगा वो मुझे ही नजर आई थी, क्योंकि अगर इस तरह गाहक नीचे उतरता था तो सब उस तरफ मुतवज्जो हो जाते थे। कोई भी अगर मुतवज्जो नहीं हुआ था तो शायद उनको मैंने देखा था क्या। लेकिन अब वो गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका हुस्न जमाल, उसका दमकता चमकता हसीन व जमील चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैं कुछ देर शॉप पे बैठा, मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा मुझे घर जाना चाहिए बजाय बाहर का खाने के। मेरी आदत थी, वालिद की भी बाकियों की, हम लोग घर का ही खाना खाते थे, कोशिश करते थे बाहर से ना खाएं। नौकरानी थी, आके काम करती थी, लेकिन खाना अम्मी लोग खुद से बनाते थे। और जब वो अभी कुछ दिनों से कराची शादी में गए हुए थे तो मैं या भाई या अब्बू खुद ही कुछ ना कुछ घर में बना लेते थे, उससे खाना नहीं पकवाते थे। शॉप से मैं निकला, सीधा घर पहुंच गया, लेकिन रास्ते में ही मुझे एहसास हुआ मेरे कंधे भारी होते जा रहे हैं, मेरा सर बोझल सा होता जा रहा है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं घर में पहुंच गया, किचन में दाखिल हुआ, प्याज वगैरह काटा, लहसुन डाला, एक मज़ेदार किस्म की जिस तरह रेसिपी होती है, एक अंडा, मतलब 1-2 अंडे बनाए, प्याज टमाटर लहसुन वो तारे मसाला जात बना के उसके ऊपर अंडा डाल दिया। ऑमलेट या फ्राई नहीं, जिस तरह आप मसाला बना के अंडा बनाते हैं। लेकिन मैं जिस वक्त अंडा बना रहा था किचन में, मुझे इस वक्त ऐसे महसूस हुआ था कुछ काले साए हैं
जो पीछे से गुजर रहे हैं। ये अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे घर में भी बाकी घर की लाइट्स ऑफ थी, बेडरूम की भी ऑफ थी। जब सुबह लाइट अभी ऑन नहीं की थी, लेकिन दरवाजे के बिल्कुल नीचे से एक लेयर होती है, सिंगल जो दरवाज़ा होता है, तो उसके आगे से अगर कोई गुजरे तो पता लगता है कोई गुजर के गया। तो क्लियर मैंने भी देखा कोई गुजर के गया। ये 2 दिन पहले का वाक़या है। तो उसको भी इस तरह गुजरते हुए 2-3 साए महसूस हुए, तो उसको अंदाज़ा हो गया कि पीछे से कोई है जो गुजर रहा है, कोई ब्लैक ब्लैक साए हैं। पहली दफ़ा वहम महसूस हुआ, जब दूसरी दफ़ा और क्लियर महसूस हुआ कोई गुजरा है पीछे से, मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अब खाना पकाने की तरफ तो तवज्जो थी, लेकिन उससे ज़्यादा पीछे की तरफ थी, क्योंकि सर भी भारी था, बहुत दर्द हो रहा था, कंधे पहले से भारी थे, और पीछे था कोई जो गुजर रहे थे। अब मैं मुड़ के बार बार देखता, पीछे कोई नहीं था, लेकिन मुझे एहसास बार बार कोई चीज़ दिला रही थी कि हम तुम्हारे पीछे मौजूद हैं। मैंने खाना खाया। खाना खाते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे अजीब सी उलझन सी हो रही थी। जो आते ही मैं बिस्तर पे लेटा और नींद सी आ गई। ऐसा होता नहीं था कि मैं इस तरह खाना खाऊं और सोऊं तो नींद आ जाए। भाई यही समझा कि मैं कहीं चला गया हूँगा, और ये आम सी बात है, हम इधर उधर चले जाते थे, बाकी भाई बैठ जाता था, वाले साहब बैठ जाते थे। रात को मेरे वाले साहब और भाई घर में दाखिल हुए तो मैं सो रहा था। भाई यही समझ गया कि मैं कहीं चला गया हूँगा और आके सो गया हूँ। उसने मुझे खाने के लिए जगाया, सालिम उठ जाओ खाना खाओ। तो वो कहता है जब तुम नींद में बोले हो तो बहुत ही भारी भरकम आवाज़ थी, जो तुम्हारी आवाज़ नहीं थी। बहुत ही अजीब सी और भारी भरकम सी आवाज़ थी, और उस आवाज़ ने कहा, हम प्याज, लहसुन, अंडा, अदरक ये नहीं खाते, और ना ही हमें कोई इसकी दावत दे। और फिर तुम सो गए। एक अजीब से अंदाज में बोला गया। भाई ने जगाया, खाना खाओ, और अजीब जो उसका सालिम का लहजा ही नहीं है, किसी और का भारी भरकम लहजा है, और वो इस तरह का जवाब दे रहा है, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, अंडा हम नहीं खाते। वो अजीब सा थोड़ा सा, उसने कहा भाई नींद में है या पता नहीं किस तरह की आवाज़ निकाल रहा है, इसको सोने ही दो। वो डर सा गया और उन्होंने खाना खाया, वो सो गए। ये रात का कोई पहर था कि भाई की आंख खुली तो उसने देखा सालिम का बिस्तर खाली है। अब जो कहानी जो सुनाने जा रहा हूं, इसके जो वाकयात अभी कुछ सुनाऊंगा, 1 साल तक जिस किरदार के साथ ये वाकयात हुए, जिसका नाम सालिम है, वो 1 साल तक मदहोश रहा, बेहोश रहा। यानी जी तो रहा था, खा रहा था, पी रहा था, चल रहा था, लेकिन अपने आप में नहीं था, पागल नहीं था, उसको कुछ भी याद नहीं था, वक्त गुजार रहा था। 1 साल बाद जब वो ठीक हुआ तो फिर वो खुद से अपने वाकयात सुनाता है। ये वाले वाकयात सारे जो अभी मैं सुनाने जा रहा हूं, उसको उसके माँ बाप ने सुनाए। अब जब वो सोया है इस रात, तो 1 साल के लिए सोया है, कि 1 साल आंखें तो वो रोज सुबह उठ के खोलता था, जागता था, खाता था, पीता था, लेकिन दिमागी तौर पे वो 1 साल के लिए सुला दिया गया था। भाई जब उठा उसने कहा सालिम खाएं, बिस्तर खाली है। वहीं लेटे लेटे इंतजार किया, वॉशरूम गया होगा, और कुछ देर इंतजार करने के बाद जब एहसास हुआ कोई इतनी देर वॉशरूम में नहीं लगा सकता, तो उठ गया, वॉशरूम में झांका, खाली इधर उधर झांका, और उसको जब कुछ समझ ना आई, परेशान सा हो गया था। माँ बाप तो घर में था, भाई भी थे, लेकिन बहनें, माँ, कुछ फैमिली के लोग बाहर गए हुए थे, कराची सुबह पहुंचने वाले थे। ढूंढते ढूंढते दादी के कमरे के करीब से गुजरने लगा तो अंदर किसी की आवाजें आ रही थी बात करने की। जब उसने अंदर कमरे में झांका तो उसने देखा वो नीचे जमीन पे बैठा है और किसी से बात कर रहा है। वो एकदम से हैरान हुआ कि मेरा भाई रात के इस पैर अंधेरे में बैठा किससे बातें कर रहा है। उसने उसी सिमत देखा जिस सिमत उसका मुंह था, जिस तरफ वो मुंह करके बात कर रहा था, तो उसको कोई भी नजर ना आया सिवाय इस बात के कि वो बात करता था और दूसरी तरफ खामोशी, जो सालिम के भाई को खामोशी सुनाई देती थी, हो सकता है वो उसको कोई जवाब भी दे रहा हो।
अंदाज़े बयां, गुफ्तगू का अंदाज ऐसा था कि वो बात करता और जवाब का इंतज़ार करता, खामोश रहता फिर बोलता, और वो मुसलसल किसी के साथ बैठा बात कर रहा था। कुछ देर तो वो खड़ा देखता रहा, तो उसने अपने भाई सालिम को आवाज दी, सालिम। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका गुफ्तगू उसी तरह जारी रही, तो उसने दूसरी दफा फिर पुकारा, सालिम। सालिम अभी भी बैठा, अजीब सा लहजा, अजीब सा अंदाज, अभी भी बैठा किसी से बात कर रहा था। 3-4 दफा जब वो पुकार चुका और सालिम ने कोई भी जवाब नहीं दिया, टस से मस नहीं हुआ, अंदाज ऐसा था जैसे वो सुन ही नहीं रहा था, जबकि बुलाने वाले का अंदाज, लहजा इतना ऊंचा था कि उसको लाजमी सुनाई दे गया था। जब उसने 3-4 दफा आवाज दी और उसने नहीं सुना, तो वो डरता हुआ वापस बिस्तर पे आया और लेट गया। नींद कोसों दूर थी, खौफजदा था कि ये क्या हो रहा है। रात खाने के लिए जगाया तो कुछ ऐसे लफ्ज थे, और इस वक्त वो बैठा रात को किसी से बातें कर रहा है। वो जागता रहा यहां तक कि सुबह हो गई। सुबह अम्मी बहनें बाकी घर वाले भी पहुंच गए। वो अपने बिस्तर से उठा, अभी तक बिस्तर खाली था, सालिम वापस नहीं आया था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि जाके दादी के कमरे को देख सके। माँ से, बहनों से मिला और उसने जाती बताया, माँ रात ये हुआ है, मैंने जगाया था तो ये जवाब मिला, और उसके बाद वो रात सारी वहीं पे, अभी तक वापस नहीं आया, दादी के कमरे में बैठा हुआ है। बाकी घर वाले जब गए तो अब भी वो दादी के कमरे में ही था, लेकिन अब खामोश हो चुका था। उसी तरह बैठा नहीं था, वो सो चुका था, लेट चुका था नीचे फर्श पे ही। वो उसको उठा के ले आए। अभी तक अंदाज ऐसे था जैसे उसको गहरी नींद चाहिए, उसको सोने दो। वो लेट गया, सारा दिन सोया रहा। वो इंतजार करते रहे जागने का। जब वो जागा तो जागा भी इस अंदाज में कि सबको देख रहा था, लेकिन ना ही पहले की तरह बात कर रहा था, ना ही पहले की तरह पहचान रहा था। जब कुछ दिन ये इस तरह का सिलसिला रहा तो घर वालों ने फैसला किया, इसका लगता है दिमाग पे कोई असर हो गया है, इसका दिमाग नॉर्मल नहीं है, इसको अस्पताल लेके जाना चाहिए। वो उसको अस्पताल लेके गए। डॉक्टरों ने उसका भरपूर अच्छी तरीके से मुआयना किया, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल बच्चा फिट है, कोई भी दिमागी तौर पे इसको बीमारी नहीं है, ना ही इसकी यादाश्त ख़त्म हुई है, ना ही कुछ ऐसा है जो आप सोच के हमारे पास लाएं। हमारी तरफ से मेडिकली ये बिल्कुल फिट है। वैसे किसी बात पे खामोश है या नाराज़ है तो आप इसको देखें, वैसे ये बच्चा ठीक है, इसको हुआ कुछ भी नहीं है। घर वाले वापस तो आ गए, लेकिन अब हमसाइयों ने, मिलने वालों ने, सबको जब पता लगा कि वो चुप है, किसी से बात नहीं कर रहा, अजीब सा है, तो उन्होंने कहा किसी आमिल के पास इसको लेके जाएं। अब ये केस आमिल का है। एक नामी ग्रामी आमिल, घर वालों को पता लगा कि वो है और उसके पास लेके चलते हैं। वो यकीनन सी बात है, जो भी मामला है वो इसको समझ जाएगा और हमें उनके पास जाना चाहिए। सालिम को लेके वो उस बड़े आमिल के आस्थाने पे पहुंचे। बहुत रश था, वो बैठा लोगों का जिन निकाल रहा था। वो बहुत कोई पहुंची हुई हस्ती थी, नामवर था। जितने भी आ रहे थे सबके धड़ाधड़ जिन निकाल रहा था, गिरते थे, बेहोश हो जाते थे, पढ़ता था, तंत्र मंत्र जंतर पढ़ता था, कुछ ना कुछ करता था, स्टोरी सुनाता था। जो भी होता है, औरत या मर्द, उनके अंदर जिन की हाजिरी होती, आवाज़ें आती, जिन हाजिर होता, जिन को निकालता, आगे चले जाते। बारी आई सालिम की। सालिम कहता है हमारे घर के अंदर जो ज़बान बोली जाती है वो हिंद को ज़बान है। मेकी, मुझे का, जिस तरह मुझे एक दो वर्ड आते हैं, मतलब बोलनी नहीं आती, लेकिन मुझे पता है कित्थे पे जानते हो, कित्थे लफ्ज़ कहाँ को यूज़ करते हैं। मेकी गल दसो, मेकी गल दसो ना, मतलब इस तरह का उनका लगता है। माड़ा नहीं, माड़ा नहीं, हला हला, ये हिंद को उनकी है। कभी वो कहता उसने उर्दू नहीं बोली थी, ना उसको इस तरह उर्दू बोलनी आती थी। उसका लहजा तो बोल तो सकता था, लेकिन लहजा इतना क्लियर अच्छा उर्दू वाला नहीं था। जब वो उस आमिल के सामने बैठा तो इस तरह फ्रेश होके और हशाश बशाश होके बैठा, जैसे कोई बहुत एक्टिव इंटरव्यू के लिए खुशी खुशी बैठा होता है। और अब वो आमिल से हिंदको में नहीं,
उर्दू में बात कर रहा था सालिम, और इतनी क्लियर और बेहतरीन लहजा था जो सालिम कभी बोल नहीं सकता था। इस लहजे में, उसका लहजे में हिंद को ज़रूर आती थी। लाइक मेरी ज़बान सराइकी है तो कहीं ना कहीं मेरी उर्दू में भी सराइकी की झलक नज़र आती है। पंजाबी बोलने वाला भी उर्दू बोल रहा हो, और भाई ने की कर दे पे हो यार, उनका लहजा एक हो चुका होता है, लेकिन जब उर्दू बोल रहे होते हैं नहीं तो मतलब उसमें झलक नज़र आती है। तो इनकी हिंद को ज़बान थी, उर्दू की झलक नज़र आती थी, लेकिन यहाँ पे इतनी क्लियर उर्दू बोल रहा था जैसे पैदाइशी तौर पे उर्दू ज़बान बोलने वाला हो। उसने तंत्र मंत्र शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। एक बाल पॉइंट लेके उसकी उंगलियों के बीच में फंसा दी। आमिल ऐसा अक्सर करते हैं, हाथ को पकड़ते हैं और हाथ की दो उंगलियों के बीच में, बॉल पॉइंट मेरे पास पड़ी नहीं है, बॉल पॉइंट पकड़ के इसको, हाथ को ऐसे बंद करते हैं और ऐसे जोर से दबा देते हैं, अगले की चीखें निकल जाती हैं। उंगली यानी ये बॉल पॉइंट यहाँ फंसाई और ऐसे पकड़ा और उसके बाद दबा दिया। उसने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पढ़ना शुरू किया, घर वालों ने देखा सालिम की आवाज टोटली बदल गई, और अब वो सालिम जो उर्दू बोल रहा था, बैठा सालिम नहीं रहा था, कोई और था जो बहुत क्लियर उर्दू बोलने के साथ साथ लहजा बहुत भारी था। वो गला जिससे बोला जा रहा था वो सालिम का नहीं था। आंखें उसकी लाल हो गईं, और पीर जब अपना पढ़ चुका, उसके हाथ को पकड़ा हुआ तो कहता है, बोल कौन है तू, क्यों इस बच्चे को तूने पकड़ा है, इसको छोड़, वरना तू जानता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं, और निकल जा इस बच्चे के अंदर से, मैं तुझसे मुखातिब हूं। तो वहीं पे रिलैक्स बैठा हुआ सालिम, जिसके हाथ के अंदर वो एक बॉल पॉइंट फंसी हुई थी, उसको तकलीफ में होना चाहिए था, घर वाले देख रहे थे, आलिम बातों के साथ साथ उसके हाथ को दबाए जा रहा था, इस अंदाज में जोर से दबाए जा रहा था कि कोई भी उसकी जगह पे होता अभी तक वो चीखो पुकार कर रहा होता। लेकिन उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी, वो जैसे जैसे दबाता था वो और मुस्कुराता था। उसी वक्त वो भारी भरकम लहजे वाला जो भी था मुखातिब हुआ, तू मुझे डराएगा? और उसके बाद ऐसे ऐसे करतूत बयान करने शुरू कर दिए जो उस आमिल के करतूत थे। भूल गया तूने वो क्या किया था? तुझे याद है ना, तूने वो भी किया था, और तूने जो वो उसके साथ फ्रॉड किया था, और जो तूने उसके साथ फ्रेब किया था वो भी याद है ना, वो वाकया। उसने तो बाकायदा तौर पे ऐसे ऐसे उसके राज उगलने शुरू कर दिए कि घर वालों ने भी देखा, आमिल परेशान सा हो गया। वो जो राज सिर्फ आमिल को पता थे, वो अंदर भारी भरकम जो भी था वो राज खोलता जा रहा था, खोलता जा रहा था। आमिल ने कहा, चुप कर जा, तेरी जुबान खींच लूंगा। और उसने पूरा जोर जो लगा सकता था उसकी उंगलियों पे लगा दिया, और बाल पॉइंट फंसी हुई कि ये रुक जाए और इसकी तकलीफ से चीखें निकल जाए। तो उसने जोर से कहका लगाया, कहता बस इतना ताकत, मैं तुझे अपनी ताकत दिखाऊं। और जैसे ही लफ्ज बोला गया, आंखें जो लाल थीं, उसकी मुस्कुराहट रुक गई, और इस अंदाज में रुका कि आमिल को समझ लग गया कि अब अगर मैंने कुछ किया, जो मेरा इतना कुछ बता चुका है, मेरे इतने पढ़ने के बावजूद भी रत्ती बराबर भी नहीं है। सो एकदम से पीछे हट गया, और उसने कहा, नहीं, ये केस मेरे बस से बाहर है, ये बहुत ताकतवर है, मुझे अपनी जान अजीज़ है, मैं फिर भी तावीज़ और ये पानी ये दे रहा हूँ, इसको घर ले जाइए, मेरे बस का रोग नहीं है। तो अभी तक जो कहके लगा रहा था, मुस्कुराहटें बखेर रहा था, कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ था और उसको तके जा रहा था, अब लाल पीला हो चुका था, गुस्से में उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी। और वाकई अगर आमिल कुछ और थोड़ी देर करता तो शायद वो आमिल को मार ही डालता। घर वालों ने उसको लिया और घर पहुंच के, ये एक अजीब व गरीब हो चुका था जिससे घर वाले परेशान हो गए थे। आज हाजिरी हुई थी, और उस हाजिरी के अंदर कौन बोला था वो सालिम नहीं था, कोई और था। अस्पताल तो वो लेके जा चुके थे, आमिल के पास भी ले गए तो आमिल के सामने हाजिरी भी हो चुकी थी। अब जहां जहां उनको पता लगता वो सालिम को लेके पहुंच जाते, जो भी प्रोसीजर होता नाकाम लौटते। कोई भी आमिल, पीर, फकीर, कोई ऐसा नहीं था जो सालिम का इलाज कर सकता।
वहीं उन्हीं दिनों उनको पता लगा कि एक है जो बहुत पहुंचा हुआ है और वो कहीं आया हुआ है, उसका जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा उससे राब्ता किया जाए। बड़ी मुश्किलों से उससे टाइम मिला, कईयों के पास जा चुके थे, ना उम्मीद हो चुके थे, लेकिन उसकी इतनी तारीफ़ें सुन बैठे थे उस आमिल की, बहुत पहुंचा हुआ था, तो उसके पास पहुंचे, कमरे में जाके उन्होंने बिठा दिया। बड़ी मुश्किलों से टाइम मिला था। वो कमरे के अंदर आमिल दाखिल हुआ। जैसे ही वो सामने आया तो उसने सालिम की आंखों में आंखें डाल दी और कुछ पढ़ा। पढ़ते ही थोड़ी देर उसने पढ़ा, आंखों में आंखें डाल के, तो उसने जो जुमला बोला वो जुमला था, ये जो भी है गैर मजहब जिन्नात की रानी है इसके अंदर। ये जुमला जैसे ही उसने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, किसी गैर मजहब के जिन्नात की रानी है इसके अंदर, तो उसी वक्त सालिम की जो गर्दन थी ये खुद ब खुद लंबी होती गई, ऊपर को लंबी होती गई। ना सिर्फ लंबी होती गई बल्कि आगे की तरफ ऐसे लंबी होके झुक गई, और घर वालों की उस वक्त चीखें निकलती निकलते बच गई कि वो चीखें निकलने लगी थी खौफ के आलम के। उसकी गर्दन लंबी हुई और आगे जाके झुक गई, और सबने देखा उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। वो जो हसीन और जमील खूबसूरत चांद सा लड़का सालिम था, झुर्रियों से भर चुका था, गर्दन लंबी होके आगे झुक गई थी। वजह शायद उसने जो जुमला कहा था कि ये फलां मजहब की जिन्नात की रानी है, तो उसने कहा अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया है। ये उसके अंदर से जुमला निकला, उसी लंबी गर्दन, झुकी हुई गर्दन के अंदर से उस मुंह से जुमला निकला, अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया है। यानी कि ये इकरार था इस बात का उस आमिल के सामने, हाँ फलां मजहब के जिन्नात की मैं रानी हूं। रानी थी कोई जो इस वक्त उसके अंदर थी। कहते हैं ये गर्दन का लंबा होना और झुक जाना, चेहरे पे झुर्रियां पड़ना, ये 30 से 40 सेकंड तक रहा, और उसके बाद झुर्रियां खत्म होती गई। गर्दन जो झुक चुकी थी, लंबी हो चुकी थी, आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पे आ गई, नॉर्मल हो गया। आमिल काफी देर पढ़ता रहा, काफी देर कोशिश करता रहा कि वो जो भी रानी है उससे मुखातिब भी हो सके, उससे बात भी कर सके और उसको निकाल भी सके। उसने भरपूर अंदाज में कोशिश की, लेकिन कोशिश करते करते एक वक्त आया कि वो रुक गया, और उसने घर वालों की तरफ मुखातिब होकर कहा, नहीं मैं कभी हार नहीं मानता, आते जिस तरह मैंने इसको पहचान लिया, मुझे उम्मीद थी कि मैं इस पर काबू पा लूँगा, इसको कंट्रोल में कर लूँगा, लेकिन इसकी ताकत का मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मैं इसको नहीं निकाल पाऊँगा। कहीं ऐसा ना हो इसको निकालते हुए मेरी ज़ात को नुकसान हो, या आप में से किसी को नुकसान पहुँच जाए, ये गुस्से में आ जाइए रानी। बेहतर ये है कि मैं पहले ही कह देता हूँ मैं इसको नहीं निकाल सकता, आप इसको ले जाइए। घर वाले नाउम्मीद होके सालिम को घर ले आए। एक बात अब हो चुकी थी, घर वाले सालिम से बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गए थे। पहली दफ़ा उस आमिल के पास जाके जब लहजा बातें सुनी, और आज जब गर्दन को इस तरह देखा, झुर्रियाँ देखी, और उसने इकरार किया हाँ वो रानी है, तो वो घर वाले उससे डरना शुरू हो गए। हुआ ये कि मोहल्ले वालों ने ये बातें छुपती कहाँ हैं, जब इस तरह की बातें हों तो ये मोहल्ले में कहाँ छुपती हैं, तो वो जिस मोहल्ले में आबाद थे सालिम की ये बातें भी फैलना शुरू हो गई, क्योंकि वो हर आलिम के पास, आमिल के पास, पीर फ़कीर कोई भी था जो जिन्नात निकाल सकता था, उसके पास जा रहे थे। तो मोहल्ले वालों को पता था कि इस घर में ये जो लड़का है, खूबसूरत सा नौजवान लड़का, उसके साथ ये मामला चल रहा है। तो उन्होंने मोहल्ले में आना, मोहल्ले वालों ने उनके घर में आना छोड़ दिया। लेकिन अब वहाँ पे सालिम के साथ क्या हो रहा था, जब वो उठता तो घर वाले देखते, माँ स्पेशली नोट करती कि उसके जिस्म पे नाखून के निशान हैं। जैसे किसी औरत के बड़े बड़े नाखून हो और जिस्म पे ऐसे खुरचा जाए, नाखूनों के निशान मारे जाएं, तो कभी उसके सीने पे, कभी उसकी कमर पे, कभी उसके बाजू पे नाखून के निशान मारे जा रहे थे, ऐसे लाइनें लगी होती थी। पता तक लगता था कि नाखून के निशान बनाए गए हैं, जोर से मारे गए हैं उसके जिस्म पे।
मां नोट करती बेटा बैठा हुआ है कमरे में अकेला। मां करीब से गुजरती तो बेटे को देखती। बेटे का चेहरा वैसा नहीं होता था जैसा खूबसूरत चेहरा था, उस वक्त उसका चेहरा बदला हुआ होता था। और अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि उसका चेहरा मां देखती बदल चुका, एक अजीब सा चेहरा है। कले यार, अजीब सा चेहरा, जो सालिम का चेहरा नहीं किसी और का चेहरा है। कभी कभी एकदम से झुर्रियां पड़ जाती और फिर एकदम से ठीक हो जाती। नाखून के जो निशान थे वो मुसलसल उसके जिस्म पे ऐसे ही पड़ते जा रहे थे। फूफो ने कहा लाहौर लेके आए हैं, यहां पे जामिया अशरफिया है, वहां पे पहुंची हुई हस्ती है, इंशाअल्लाह वो पढ़ाई करके इस जिन को निकाल देंगी। वहां पे एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, बहुत ही लंबी उम्र के मालिक, हमें पलकें सब सफ़ेद थी, उनके पास लेके गए। उन्हें कुछ देर पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कह दिया फौरी तौर पे कि नहीं, ये बहुत ताकतवर है, हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम इसको नहीं निकाल सकेंगे, हम आपसे माजरत खां हैं, हम इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। हाँ, हमारे पास एक फलां मौलवी साहब आते होते हैं, वो अभी आने वाले हैं, आप रुक जाएं, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको निकाल सकेंगे। तो कहते हैं हम फूफो के घर रुक गए कि इनका जिनका मशहूर था उन्होंने तो माजरत कर ली थी कि मैं नहीं निकाल सकता, बहुत ताकतवर है। अब वो जो कारी साहब या मौलवी साहब जिन्होंने आना था उनसे उम्मीदें लगा के बैठ गए कि शायद वो आए तो निकाल पाए। कुछ दिनों से इंतज़ार में थे, पीछे जाना भी था, एक एमरजेंसी पड़ रही थी, वापस जाना पड़ रहा था, तो आपस में मशवरा कर रहे थे कि जो असल में निकालने वाले थे, जिनका हम सुन के आए थे जामिया अशरफिया में, वो भी नहीं निकाल पाए, तो वो पता नहीं निकाल सकेंगे नहीं। ख्वाहिश थी कि उनसे मिल लें, लेकिन ऐसी एमरजेंसी पड़ी कि उनको वापस घर जाना पड़ा। चाहते वो यही थे कि मिल के जाएं, लेकिन उम्मीद भी नहीं थी और मजबूरी भी थी, पीछे वहां पे चले गए। अब सालिम घर पे उसी तरह था, खामोश चुप बैठा रहता। जिस तरह मैंने शुरू में कहा ना, 1 साल बेहोश रहा, तो ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन वो उसकी यादाश्त में 1 साल तक ये बातें शामिल नहीं थी। ये जितनी बातें अभी तक मैं आपको सुना रहा हूं, ये घर वालों ने उसको बताई। अगर उसकी अपनी यादाश्त होती तो शायद इससे वो डबल ट्रिपल उसके पास बातें याद होती। बहुत सारी बातें थी जो घर वालों ने नहीं बताई। ये वो मोटे मोटी बातें थी, ये वो वाकयात थे जो बड़े बड़े थे, जो घर वालों ने उसको बताए थे, उसको याद थे। उसकी अपनी यादाश्त में कुछ भी नहीं था। वहीं पे एक दिन मोहल्ले की औरत उनके घर आई और उसने आके बातें की, और बातें करते करते उसने कहा सालिम से, क्या इसने ड्रामा बचाया हुआ है, माँ बाप को परेशान किया हुआ, कि इस तरह की बदतमीजी करना शुरू हो गई कि एकदम सालिम अपनी जगह से उठा और उसको कहा क्या हुआ है। तो उस औरत ने सालिम के साथ भी कुछ बुरा लहजा इख्तियार किया और बुरा भला कहा। उसका क्या मतलब था, वो क्या चाहती थी कि समझ नहीं सकी, या उसके दिल में क्या था, लेकिन उसने सालिम के साथ बुरा किया, उसको बहुत बुरा भला कहा। तो वहीं पे घर वालों ने नोट किया कि सालिम के मुंह से एक लफ्ज निकला, उसने लाइन बोली, बस कर दे, अब बस कर दे, तेरे पास 5 से 6 दिन बचे हैं, जा चली जा। ये जुमला सालिम की वालदा ने, बहनों ने, सबने सुना कि उसने उस औरत को कहा जिसने सालिम के साथ बदतमीजी की थी, बुरा किया था, ये जो भी किया था, कि बस कर दे, 5-6 दिन बचे हैं तेरे पास, जा चली जा। वो औरत वहां से चली गई। उसी रात को कहते हैं कि उसके पेट के अंदर इतना शदीद दर्द उठा कि उसको अस्पताल लेके गए। 5 से 6 दिन वो अस्पताल में रही और उसके बाद वो औरत मर गई। ये वाकया इतना मशहूर हुआ गली में कि सब डरना शुरू हो गए। वो सालिम जो चुप रहता था, किससे बात नहीं करता था, अब कभी भी इस तरह की अगर बात कर देता था, बोलता नहीं था, कम बात करता था, लेकिन जब भी इस तरह की बात कर देता था तो वैसा हो जाता था, वैसा हो जाता था। घर वाले और ज्यादा डरना शुरू हो गए कि ये हो क्या रहा है। मां मां होती है, जितना डरे वो अपने बच्चे को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। एक दिन अम्मी ने तंग आके, उसकी मां ने, बैठा था उस अंदाज में, और मां को पता था कि ये मेरा बेटा नहीं बैठा, कोई है जो इस पे कब्जा किए हुए है, इसके अंदर है, उसका नाम रानी है, किसी जिन्नात के कबीले से ताल्लुक है। तो मां ने कहा, तंग आकर कहा, कौन हो तुम, अपनी कोई निशानी दो, बात करो मुझसे। एक मां का जिगरा ही इतनी बड़ी बात कर सकता है कि बात करो मुझसे।
सालिम से नहीं कह रही, उस जिननी से कह रही है जो अंदर है बेटे के। एक कोई भी जी शऊर शख्स, औरत हो या मर्द, हौसला इतना नहीं होता कि जो जिन इतना ताकतवर है, जिसके नज़ारे आप देख चुके हैं, तो आप उसको गुस्से में आके, तंग आके कहें कौन हो तुम, निशानी दो, अपनी बात करो मुझसे। जब आप इस अंदाज में बात करते हैं तो आपको पता है एक औरत ने थोड़ी सी लड़ाई की थी तो उसको मार दिया, तो ये तो जो भी है माँ को भी मार सकती है, माँ माँ होती है। जब उसने कहा ना निशानी दो, अपनी बात करो, हम कौन हो, तो सालिम को जो शौक था, उसने चूजे पालता था, बिल्ली पालता था, उसने तोता रखा हुआ था, इस तरह परिंदे और जानवर पालने का उसको शौक था। तो वहीं पे जब माँ ने ये कहा तो सालिम ने माँ की बात को सुना और उसके बाद उसकी आंख उन 4 चूज़ों की तरफ गई जो एक छोटे पिंजरे में बंद किए हुए थे। मुर्गी के छोटे छोटे जो चूजे मिलते होते हैं वो सामने थे। माँ ने लफ्ज़ निशानी कहा था ना, तो उसी लम्हे उसने मुस्कुराते हुए पिंजरे की तरफ देखा तो माँ ने और बहनों ने देखा कि वो जो चूज़ा था बाकायदा किसी चीज़ ने उसकी गर्दन को पकड़ा और जैसे रबड़ होती है ऐसे रबड़ की तरह खींच दिया। उसकी गर्दन नहीं इतनी खींची जा सकती, लेकिन फिर भी उसकी रबड़ को ऊपर तक थोड़ा सा खींच दिया और उसके बाद धड़म करके वो चूज़ा नीचे गिर गया। उसकी गर्दन को जिस तरह खींचा गया था, इतनी ज़्यादा उसकी गर्दन खींची गई थी कि वो मर चुका था। इसी तरह एक एक करके वो 4 चूज़ों को उठाया गया, उसका नीचे वाला धड़, उसके पांव ज़मीन पे, और उसकी ना नज़र आने वाली कोई कुव्वत गर्दन को पकड़ती, ऊपर खींचती और उसको मार देती। 4 चूज़ों को मार दिया। और वहीं पे उसकी बहन चीखी, माँ वो देखो, बस करो, इसको कहो रोक दे, वो इसने सारे मार दिए हैं। और वहीं पे उसकी दोबारा निगाह उस तोते की तरफ गई जो साथ वाले पिंजरे में बैठा था, कि वहीं पे उन्होंने देखा तोता अपनी जगह पे जो बैठा था बेचारा, आवाज़ तक नहीं, चूं चां भी नहीं कर पाया कि उसी वक्त किसने देखा, उन्होंने देखा उसकी गर्दन पीछे की तरफ गोल गोल घूमना शुरू हो गई। ऐसे था जैसे कोई नीचे से उसका धड़ को पकड़ ले और गर्दन को पकड़ के घुमा दे। ऐसे ही किसी ने उसकी गर्दन को इस तरह घुमाया कि उसकी गर्दन ही तोड़ दी और वो बेचारा वहीं पे गिरा, मर गया। ये वो निशानी थी जो मां ने मांगी थी और उस बच्चे ने मां को निशानी दी थी। अब उससे सब डर भी रहे थे, नाखून अभी तक उसको पड़ रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन सालिम को नहीं पता था। इसलिए ये वो मोटे मोटे वाक़यात हैं जो परिंदे के हुए, तोते का हुआ, आमिल के हुए, वालिदैन ने उसको बता दिए, तो सालिम ने मुझे अपनी कहानी में ये लिखे। लेकिन 1 साल बाद ये हुआ कि सालिम होश में आ गया, पहचानना शुरू हो गया। माँ को माँ मुखातिब करके बोला, भाई को भाई का नाम लेके मुखातिब करा, उस अंदाज में सबको मुखातिब करने लगा जब वो इस बेहोशी में जाने से पहले सबसे हम कलाम होता था। उसी तरह ही बातें करने लगा जिससे घर वालों को लगा कि ये अब शायद होश में आ गया है, अब हमसे बात करता है, हमारा पहले की तरह नाम लेता है। 1 साल तक उसने ऐसा नहीं किया था। सब कम से कम माँ बाप बहन भाई इतनी खुश हो गए कि कम से कम अब वो सबसे बातें कर रहा है, उसी तरह पहले की तरह नॉर्मल हो रहा है। वो नॉर्मल तो हुआ था, लेकिन खुद को एहसास हुआ कि उसके साथ तो मामला इस हद तक हो चुका है कि कोई उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बना रहा है। उसके साथ जिस तरह मियाँ बीवी के दरमियान में एक रिश्ता होता है, जिस्मानी रिश्ता, तो कोई उसके साथ इस तरह जिस्मानी रिश्ता बना रहा है। जब वो नॉर्मल हुआ तो उसको खुद से एहसास होने लगा कोई है जो औरत और मर्द का ताल्लुक होता है वो उसके साथ बना रहा है। वो कहता, कभी रात को मुझे ऐसे लगता कि मेरे कंधे के ऊपर पर से लग गए हैं और मैं उड़ रहा हूं, मेरे पर फड़फड़ा रहे हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कोई ताकत है जो मुझे उठा के लेके जा रही है और मैं उड़ता हुआ सा जा रहा हूं। उसको खुद जब से वो होश में आया था ऐसी अजीबो गरीब उसको चीज़ें लग रही थी कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं पे उसके वाले साहब ने एक नया घर बनाया और उन्होंने कहा हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और पूरी फैमिली उस नए घर में शिफ्ट हो गई इस उम्मीद के साथ
शायद इस घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है, वहाँ पे जाके शायद हमारा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन वहाँ पे नए वाक़यात थे जो उसका वेलकम करने को तैयार खड़े थे। जब उस नए घर में पहुंचे तो सालिम को घुंघरुओं की आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो जब चलता था तो उसके साथ साथ घुंघरू चलते थे, जैसे रुक जाता था घुंघरू की आवाज़ भी रुक जाती थी। अब वो रात को अकेला ऊपर जाता तो उसको लगता कोई है जो उस मुसलसल उसके सर के ऊपर उड़ रहा है, उसके साथ साथ उड़ता है। जब वो रुक जाता है तो उसके पर जो फड़फड़ा रहे हैं वो भी रुक जाते हैं। जब वो चलता है तो उसके पर भी फड़फड़ाते हैं। वो ऊपर छत तक भी जाता तो उसको मुसलसल कोई अपने साथ उड़ता हुआ चलता फिरता मुसलसल महसूस हो रहा था। अब ये नया घर था, यहां पे तो उस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए थे। वो होश में भी आ चुका था, लेकिन तकलीफ अब भी यही थी कि कोई उसके जिस्म पे नाखून रगड़ रहा था। और जब नाखून उसके जिस्म पे, अब वो होश में था, पहले जब उसके जिस्म पे नाखून के निशान होते थे उसको एहसास नहीं होता था। अब जब उसके ऊपर कोई नाखून इस तरह रगड़ता था तो उसको लगता था कि किसी औरत के नाखून हैं, उसके जिस्म को मारे जा रहे हैं। वो चलता हुआ जा रहा है तो उसके ऊपर है कोई उड़ रहा है, तो उसको एहसास हुआ उस दिन कि कोई एक नहीं है उसके साथ, जो जिस्मानी ताल्लुक बना रही है वो कोई औरत ज़रूर है। जो ऊपर उड़ता है वो कोई औरत नहीं, कोई और है। जो चलती है या चलता है उसके घुंघरों की आवाज़ है, पायल की नहीं है। जो उड़ता है वो कोई और है। मंजर अभी भी उसके साथ हो रहे थे। ये कहता है जुमे का दिन था, मैं उस दिन लेट उठा। सुबह 10 बजे का टाइम था। मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था। मेरी आदत अब बन गई थी, जब से बीमार हुआ था, 1 साल मधोशी की आलम में रहा था, तो पहले बहुत जल्दी उठता था बीमारी की वजह से, अब सोया रहता था, तो अब आदत चेंज हो रही थी। उस दिन मैं लेट उठा, 10 बजे का टाइम था। वो कहते हैं मेरी जैसे ही आंख खुलती थी मैं फ़ौरन नहीं उठता था, मैं तकरीबन 15-20 मिनट तक बिस्तर पर लेटा रहता। उस जुमे के दिन भी मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था। अभी लेटे हुए मुझे 10 मिनट ही हुए थे कि मेरी आंखों ने देखा तकरीबन 14 से 15 साल का एक लड़का, जिसने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई है, गोरा चिट्टा उसका रंग है, खूबसूरत सा लड़का है, वो बिल्कुल सामने खड़ा है। कह रहा मैंने आंखें मली और कहा मैं नींद में तो नहीं हूं, मुझे जागे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और अब वो नॉर्मल था, देख सकता था। जब वो लड़के को उसने देखा वो सामने खड़ा हुआ है, वो लड़के को टिकटिकी बांधे देखता रहा। लड़का सामने खड़ा होकर मुस्कुराया और चलता हुआ उसके पास आ गया। वो खूबसूरत 14-15 साल का लड़का, जो बहुत ही हसीन और जमील, सफ़ेद कलर का, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, बहुत खूबसूरत, वो चलता हुआ उसके पास आया और उसके माथे के पास आके उसने उसके माथे को चूमा और उसी तरह वापस उसी दीवार के पास गया जहां पे वो खड़ा था। जब वो उसके माथे को चूम चुका और मुड़ के उस दीवार के पास गया तो दीवार के पार ही चला गया, गायब नहीं हुआ, दीवार को ही क्रॉस कर गया। अब जब वो 10 मिनट से लेटा हुआ था तो उस वक्त उसका ध्यान शायद ख्यालों में था। जैसे इंसान उठ तो जाता है नींद से, छत को तकना शुरू कर देता है, आंखें छत को देख रही होती हैं, लेकिन ख्यालों में चला जाता है। शायद वो भी ऐसी कंडीशन में था कि 10-15 मिनट से वो जागा हुआ था। कमरे में क्या है उसको एहसास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ख्यालों से वापस आया, सामने लड़का नजर आया, तो उस वक्त भी कि ये कौन है। ये तो अंदाज़ा हो गया इंसानों में से इतना खूबसूरत लड़का नहीं होता, लेकिन उस लड़के का आना, माथा चूमना, और उसके बाद जब वो दीवार के आर पार हो गया तो वो समझ गया ये कोई इंसान, कोई बशर नहीं है, सिर्फ जिन्नात ही हैं जो दीवार के आर पार जा सकते हैं। और अब इस लड़के का जो ये रिश्ता था, जो माथा चूम के गया था, अब ये पहली दफ़ा नहीं था। अब वो लड़का मुसलसल सालिम के साथ रहने लगा, नज़र आने लगा। साथ तो उसके कई चीज़ें थी। कोई सीटी मार के उसको, आलू बुखारे के दरख्त के नीचे जब वो बैठा होता, सीटी मार के उसको बुलाता, रोशनी उसके इर्द गिर्द दायरा बनता और उसको बेड तक लेके जाती। बहुत से नज़ारे वो देख चुका था। सीढ़ियों से 2 औरतों को उतरते देख, बहुत कुछ देख चुका था। लेकिन इस लड़के का इस तरह जाहिर होना कि वो बाहर भी जा रहा है, तो लगता है बड़ा गेट जो घर का उसके बाहर वो खड़ा है, जैसे ही वो निकला है तो वो भी साथ साथ चलता हुआ जा रहा है।
कुछ अरसा तक उस लड़के को महसूस करता रहा। उसने क्लियर घर वालों को नहीं कहा उस लड़के के बारे में, लेकिन अपने बहन भाइयों से इस अंदाज में तरीके से पूछा जैसे वो क्या है सामने। ये नहीं कहा वो सामने लड़का खड़ा है वो देखो नजर आ रहा है, कहा वो क्या है सामने। तो उन्होंने उसी तरफ देख के कहा क्या है, वो चीज़ रखी हुई है, कुछ भी नहीं है। तो वो समझ गया कि वो सामने खड़ा लड़का उनको नजर नहीं आ रहा। कभी वो ब्लू जीन्स में होता, शर्ट में होता, कभी मुख्तलिफ कपड़े पहन के आता, उड़ता हुआ भी उसको महसूस होता। वो जा रहा होता तो वो उसके साथ उड़ता हुआ भी जा रहा होता। उसको वो क्लियर नजर आ रहा था, उसके अलावा किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उसको अंदाजा हो गया एक वक्त में आके कि वो लड़का सिर्फ उसके साथ नहीं है बल्कि उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है, उसको बचा रहा है हर जगह से। अब वो उसके साथ मुसलसल था, जो उसको महसूस हो रहा था। जिंदगी की और भी राज और भी चीजें उसके साथ चल रही थी। अभी भी कोई थी जो उसको अपने नोकीले नाखून मार रही थी, उससे हम बिस्तरी कर रही थी, जिस्मानी ताल्लुक बना रही थी, कोई प्रोटेक्शन कर रहा था। वो लड़का 14-15 साल वाला हर वक्त उसकी हिफाजत कर रहा था। अभी भी कोई उड़ता हुआ महसूस, कितना कुछ हो रहा था वो ये नहीं जानता था। लेकिन एक दिन जब एक बाहर के लड़कों से किसी बात पे तू मैं हो गई, वो जिस लड़के से बहस और तकरार हो गई वो शायद इन बातों से लाइल्म था कि सालिम के साथ क्या मामलात हैं। तो जब ऊंची नीची बात हुई और इस तरह की तू मैं हो गई, तो वो हाडी बाडी में बहुत बड़ा था सालिम की निस्बत, बहुत ताकतवर था सालिम से। तो सालिम उससे लड़ नहीं सकता था कि वहीं पे 5 से 6 लड़के आए जिसको सालिम ने आज तक नहीं देखा था, और उन्होंने आके कहा सालिम भाई अब घर जाओ, हम इसको देख लेते। वो हैरान हुआ ये कौन है, इनको वाक़ये का नहीं पता, लड़ाई का नहीं पता, तो ये कैसे आ गए हैं। वो लड़का भी हैरान हो गया कि ये कौन है। वो यही समझा इसके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, भाई होंगे, कज़न होंगे। लेकिन सालिम परेशान था, मैं तो जानता नहीं ये कौन है। फौरी तौर पे जब उन्होंने कहा आप जाएं, तो वो समझ गया कि ये मेरे कोई जानने वाले नहीं हैं। वो मुड़ गया, थोड़ी ही दूर गया था, उसने देखा वो इतनी बेदर्दी से मार रहे थे उस लड़के को, इतनी बेदर्दी से उसको थप्पड़ मार रहे थे कि वो समझ गया कि ये कौन है। उस लड़के को अच्छी खासी जब पिटाई कर चुकी, उसको वहीं पे फेंका और वो चलते हुए गए, तो सालिम खड़ा दूर देखता रहा। वो थोड़ी ही दूर गए, उसके बाद आंखों से ऐसे ओझल हुए, गायब हुए कि वो समझ गया ये वही थे जो रूप धार के आए थे, इंसानी रूप धार के, कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तू मैं करने की। उसने धक्का नहीं दिया था, उसने मारा नहीं था, उसने लड़ाई नहीं की थी, और उसकी पिटाई करके वो चले गए। अब एक खूबसूरत लड़का, नौजवान लड़का, बहुत ही हसीनो जमील लड़का, गली में मशहूर है, महल्ले में मशहूर है, इसके साथ जिन्नात का मामला है। आमिल पीर फ़कीर के पास जा चुके हैं, उसके बाद भी जहाँ जहाँ उनको पता लगा वो जाते रहे, इलाज करवाते रहे, लेकिन कहीं से भी इलाज नहीं हो पाया था। यहाँ माँ बहुत परेशान थी, बाप परेशान था, बहन भाई परेशान थे, वहाँ पे सालिम भी शायद उलझा हुआ था। कहीं पे उसको अच्छा लगता था, उसकी हिफाजत हो रही है, उसके काम हो रहे हैं, कोई उसके साथ बदतमीजी करे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं वो खुद उलझा हुआ भी था। बहुत सारे वो कहते हैं अल्लाह के नेक बंदे भी सामने आए और उन्होंने सालिम को देख के कहा तुम परेशान मत हो, वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। उनके कहने का अंदाज ऐसा था, देखने का सालिम कहते हैं अंदाज ऐसा था, जो उसको यकीन हो गया कि इनकी लफ्ज़ों में कोई जादू है, कोई सच्चाई है कि परेशान मत हो, तुमसे कोई काम लिया जाएगा, एक वक्त आएगा खुद ब खुद ये मामला ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल ओके हो जाओगे, परेशान मत हो। बचपन से क्योंकि ये शुरू हुआ था उसके साथ से, वो 3-4 साल का था तो नानी के घर में था। एक छोटी सी वो जो नदी टाइप होती है, नाला टाइप सा होता है, जो 2 फुट गहरा, 4 फुट चौड़ा, जिसमें गिर गया था, उसके सर पे चोट लगी थी। वहीं पे उसको एक औरत उठा के लाई थी, काली स्याह सी एक औरत थी, और उधर किसी का गुजर भी नहीं था। कहानी अगर आपको याद हो पार्ट 1 में, तो वहां से शुरू हो रही है। उस खूबसूरत बच्चे के साथ एक औरत उसको बचाती है उस नाले से, जिस बच्चे के सर से खून निकल रहा है, जिसपे वहां पे किसी ने आना नहीं है, शायद कोई काफी देर ना आता, वो गिर के बच्चा बेहोश हो सकता था, उसकी जान जा सकती थी। उसने उसको बचाया, उठाया, नानी के पास लेके गई छोड़ने के लिए, और वो नानी जिसका
इखलाक, मोहब्बत, बोलना बेइंतहा अच्छा था। पहली दफ़ा उस बच्चे ने जो देखा था, जिसको आज भी याद है कि मेरी नानी ने उसको शदीद डांटा था और कहा था निकल जाओ मेरे घर से, तो वो कौन थी? अब वो आके सोचता है वो कौन थी। क्या ये वही तो नहीं है जिसको उस आमिल ने कहा था ये गैर मजहब की जिन्नात की रानी है? क्या वो जो उस दिन छोड़ने आई थी ये वही रानी थी, या उस रानी की मां थी, या उस रानी के खानदान में से थी जिसने उस बच्चे को उस नाले से तो बचा लिया था? यह भी हो सकता है उस बच्चे को उस जिन्नात में से ही किसी ने धक्का देके नाले में गिराया था, और जिन्नात में से ही औरत ने जो इंसानी रूप धारे हुए थी, काले कलर की एक इंसानी रूप में थी, जिन्नात ने ही उसको बचा लिया और नानी के घर में तो छोड़ दिया। लेकिन नानी पहचान गई थी ये कोई बशर नहीं, इंसान नहीं है, ये जिन्नात में से है। तभी उसने गुस्से में नानी ने उसको कहा था निकल जाओ मेरे घर से, जल्दी जाओ यहां से। नानी समझ गई थी कि ये कोई ये पहली बात ये जिन है, और नेक जिन नहीं है, बुरा जिन है। अगर नेक जिन होता तो नानी उसको कभी भी घर से जाने को ना कहती। कुछ ना कुछ वो नेक थी, अल्लाह वाली थी, वो तहज्जुद गुजार थी, उसने देख लिया था, तभी उसने कहा था निकल जाओ मेरे घर से। वहां से सिलसिला ये शुरू हुआ था। मैंने कहा था ना पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा ये क्या हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा भी। तो असल में ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ था, और एक नहीं था कि रानी नहीं थी जो उसके साथ अटैच थी, कभी लड़का था, कभी कोई था, कभी कोई था, मुसलसल हो रहा था। तो क्या एक कबीला था जो जुड़ चुका था उसके साथ? लेकिन ये सिलसिला चल रहा था, चलता रहा, होता रहा। वो 1 साल दिमागी तौर पे गायब रहा। वहां पे कितने वाकयात हुए जो उसकी मां ने उसको बताया, उसको खुद भी नहीं पता थे। अब तो हालत ये थी, इतनी खूबसूरती और जवानी में तो बाकायदा जैसे वो शादीशुदा हो चुका था, किसी ऐसी जिन्नी से शादी हो चुकी थी जिसको उसने देखा नहीं था, लेकिन उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बना रहा था। वो इस पर खुश नहीं था, उलझा हुआ जरूर था। कभी वो इसको एंजॉय भी करता, इस सारे माहौल को, कोई मेरी हिफाजत कर रहा है, मेरे साथ कोई है, कोई अच्छी मखलूक है, बुरी मखलूक है, बहुत सारे इस तरह के सवालात थे। आमिल कोई भी आता वो हाथ उठा लेता था और कहता था नहीं हमारे बस का काम नहीं है, ये हमसे बहुत ताकतवर है। जितने आमिलों के पास गए, बड़े दम दरूद किए, बड़े पानी किए, वो कहते हैं बहुत हमने किया लेकिन नाकाम हो गए। वहीं पे उन्होंने एक जुमला लिखा, मैं उन्हीं का जुमला आपको उनकी ज़बानी सुनाता हूँ। ये उन्होंने ही ये जुमला लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। बस इंतज़ार करो, वक्त आने पे पता चलेगा। सर ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उसके बाद दिल बनाया हुआ है। मैं स्टोरी नहीं दिखा सकता, आपको दिखा देता हूँ। मैं इनको खोना नहीं चाहता, ये उनके जुमले हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ सालिम के। मैं इनको खोना नहीं चाहता। बहुत आमिल हजरात ने मुझे अपने काबू में करने की कोशिश की, पर मैं बचता चला गया। समझ नहीं आती मैं किस पे भरोसा करूं। वो उलझा हुआ है ना, उसके जुमले सुने। समझ नहीं आती मैं किस पे भरोसा करूं, किस पे नहीं। ख्वाब में आपका इशारा हुआ है मुझे। ये उनका जुमला है, बाय गॉड, ये मेरा नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करता जी। ये सालिम का जुमला है जो जिन्होंने मुझे स्टोरी में लिखा है कि ख्वाब में आपका इशारा हुआ है मुझे, बाकी आगे अल्लाह पाक रहम करेंगे। मैं जुमला इस वक्त हाथ रख के, ये हार्ट बना हुआ है, खैर ओहो मैं आपको दिखा देता हूँ। किधर गया हॉरर स्टोरी, नंबर लिखा हुआ है, नंबर देख भी लें तो कोई नहीं। ये पुरानी एक मिस हो गई थी, ये मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए जी, हार्ट की जो लाइन है, अगर कैमरा दिखा सकता है तो कट जाएगा। ये उनके जुमले हैं, अगर देख सकते हैं तो। अब वो कहते हैं जी मुझे जो इशारा हुआ है वो मुझे, उन्होंने कहा है मदर साहब आपका इशारा हुआ है मुझे। मतलब उनको लगा है कि ख्वाब में कि अगर, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे अल्लाह के नेक वली और लोग मिले थे और उन्होंने कहा था एक वक्त आएगा मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो उनका अपना ये कहना, मुझे एक इशारा मिला है। ये भी अल्लाह की तरफ से होता है। इशारा लफ्ज़ इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका दिल, आपका मन, आपकी छठी हिस्सा आपको कहती है कि ये हल है, ये इशारा है। तो कहते हैं इशारा आपकी तरफ गया। अगर मेरी तरफ गया तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ सालिम भाई, मैं एक आम सा बंदा हूँ, कोई आमिल नहीं हूँ, कोई स्पिरिचुअल स्कॉलर नहीं हूँ, कोई इल्म वाला नहीं हूँ। हाँ एक काम ज़रूर करता हूँ, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। अल्लाह के पसंदीदा कामों में से, बहुत सारे पसंदीदा कामों में से एक बहुत बड़ा पसंदीदा काम है अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, वो तुमसे बहुत प्यार करेगा। ये मैं ज़रूर करता हूँ, और मैं कोई नेक काम नहीं करता। ये आज मैं दिल से कह रहा हूँ। ये भी अल्लाह मेरी नीयत जानता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं अपनी अच्छाई नहीं बयान कर रहा। ये इसलिए लफ्ज़ बयान कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हूँ ताकि बाकी भी करें। अगर मैं आपको कहूँ ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं। लेकिन क्योंकि अल्लाह की मखलूक से प्यार करता हूं तो अल्लाह इस औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह में भी तासीर पैदा कर देगा। क्या होगा? आपको इसी औज़ बिल्लाह से फ़र्क पड़ जाएगा। तो इज़्ज़त किसने दी? अल्लाह ने। किस बात पे थी? कि तू मेरी मखलूक से प्यार करता है। जा बंदे, जा मेरे बशर, तू मेरी मखलूक को खुश करता है, तू मेरी मखलूक से प्यार करता है, जा, मैं तेरी इसी एक लाइन में मैंने तासीर रख दी। तू फूंक तो मार, मैं शफा दे दूंगा, नाम तेरा होगा। मजहर मलिक ने ठीक किया, उसने फूंक मारी थी, शफा उसने डाल दी। पढ़ते तो सारा है। इज्जत इस तरह दिलवाता है, जिल्लत भी इसी तरह दिलवाता है। फकीर गुजर रहा था, जलेबी वाले ने कहा, आवाज दी इधर आओ। गरम गरम जलेबी उठा के उसको पकड़ा दी। उसने खाई, कहा शुक्र है मेरे मौला, तू ही जाने। जलेबी खिला दी। साथ ही कोई और नीम पागल गुजरा, उसने दे के थप्पड़ मारा, जलेबी नीचे गिर गई, जोर से थप्पड़ पड़ा। वाह मेरे मालिक, कहीं कोई गलती हुई है, शुक्र है मेरे मालिक, तूने इसी दुनिया पे ही सजा दे दी, ऊपर ना सजा देना। शुक्र है मेरे मौला। जलेबी खाने पे भी शुक्र है, थप्पड़ खाने पे भी कहा शुक्र है, कुछ ना कुछ हुआ है, तू इतना प्यार करता है, यहीं पे सजा दे दी, ऊपर ना दे। तो बस अल्लाह प्यार करना चाहिए। बाकी मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कह दूं भाई, मैं हाजिर हूं, हर तरह से हाजिर हूं। आपने ऊपर लिखा हुआ भी है कि मेरा जो नंबर है, आज मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ बाकी लोगों की तरह, पर अंदर से उलझा हुआ हूँ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है और मुझे इनसे, अच्छा ये किधर गया, मेरा व्हाट्सअप ऑन रहता है मेरा 3 PM से रात 3 AM, आप कांटेक्ट कर लें। और ये वो है इंशाल्लाह। मैं आपका नंबर सेव किया सालिम भाई, मैं आपसे रब्ता करता हूँ जल्दी, और मेरा आपसे वादा है, करना अल्लाह की ज़ात ने, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं करता हूँ, मेरी वादा इस बात पे है कि मैं कोशिश भरपूर करूँगा, जिस तरह लोगों से कहता हूँ। बाकी शफा देना उसका काम है, मेरा यकीन कामिल है, मैं उसकी मखलूक से प्यार करता हूँ, शफा कैसे नहीं देगा। और ये बार बार कहना कि उसकी मखलूक से प्यार, ये इसलिए कहता हूँ, आप भी प्यार करेंगे तो अल्लाह ताला आपके भी औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह में शफा दे देगा। मन साफ करें, नीयत साफ करें, मेहनत करें, अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, अल्लाह शफा दे देगा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करता हूँ, बेफिक्र हो जाए। अगर खुदा पाक ने इशारा मेरा दिया तो हो सकता है अल्लाह ने मुझे मेरे हिस्से में इज्जत लिखी है, बाकी करना तो मैंने कुछ नहीं है, वही जिस तरह लोगों का करता हूँ और ठीक हो जाते हैं, शायद उसी तरह करूँगा। मेरे हिस्से में शायद अल्लाह ने इज्जत लिखी है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे रब्ता करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप फिर वॉइस मैसेज में, जब आप ठीक हो जाएँ तो वॉइस मैसेज में ज़रूर बताएँ, तो मैं आपका वॉइस मैसेज भी इंशाल्लाह किसी ऑफ कैमरा स्टोरी में या जुमे को मैं जो लाइव करता हूँ उसमें इंशाल्लाह मैं चला भी दूँगा। ये थी जी आज की सालिम की कहानी। और सालिम भाई, कोई मैं बात, कोई वाक़या मैं भूल गया हूँ, बहुत लंबी कहानी थी, इसलिए मैंने आपकी हिंट्स लिखे हैं पूरे, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि क्या मैं आपकी कहानी का थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत क्या हक़ अदा कर सका हूँ, या हक़ को छोड़िए, क्या आपको जो मैंने आपकी कहानी सुनाई ठीक लगी है। बाकी आप लोग तो अपने बाकी जो सुनने वाले कमेंट्स तो देते होते हैं नीचे कि कैसी कहानी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। ज़रूर फीडबैक में नीचे कमेंट्स में, जो कहानी के नीचे, वो ज़रूर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे नहीं, इसका कमेंट्स में ही नीचे मुझे आप लोग बताया करें, मैं पढ़ता होता हूँ। और ये कहानी वो थी, इसका नंबर बहुत पीछे था, मैंने इसको सोचा था कि रिलैक्स होकर जब मैं घर पहुँचूँगा तो जल्दी में मैं इसको नहीं सुना सकता, बहुत लंबी थी, इसको रिलैक्स होकर घर में बैठ के। सालिम भाई, आपका नंबर काफ़ी तकरीबन 5-6 कहानियों से पहले का है, मैं आपके बाद 5-6 कहानियाँ सुना चुका हूँ। आपकी कहानी में राजनपुर में था, सैलाब ज़दगान के लिए कोशिश कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, बल्कि और लोग भी मदद करना चाहें तो जो आगे हैं जी, मोस्ट वेलकम, आप लोग मदद कर सकते हैं। और तो वहाँ पे था सालिम भाई, मैंने आपकी कहानी रख दी थी कि लाहौर पहुँच के आपकी कहानी सुनाऊँगा, तो आपकी कहानी सुना दी है। और सैलाब की जहाँ तक मैंने बात की है, तो माजरत ख्वाह हूँ आपसे कि आपका नंबर ज़रा मैंने लेट सुना है, इसलिए कि अच्छे तरीके से सुनाना चाह रहा था। सैलाब का अभी तक काम जारी है जी, रज़ाइयाँ हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो रज़ाई जो बनवाई है हमने, कॉटन डलवाई है, उसके अंदर 5 किलो की कॉटन है, और आधा किलो रज़ाई का कपड़ा है, 5.5 किलो की जो है उसी तरह का गद्दा है और तकिया है। तो जाहिद हसन साहब तो अल्लाह के नेक वलीउल्लाह हैं, वो तो कर रहे हैं, बाकी लोग भी मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ चढ़ के, आप भी कर सकते हैं। तो हमने सेट बनाया था, एक रज़ाई, गद्दा और तकिया एक लपेट के हमने एक फैमिली को, ये एक मतलब ये नहीं कि एक फैमिली को एक, हो सकता है एक फैमिली के 10 लोग हैं तो हमने 10 को दिया। तो बहुत सारे लोग हैं जो भी मुझे कह रहे हैं और चाहिए, तो जितना लोग भी इसमें हिस्सा डालना चाहें, मैं सबको दावत दूंगा, आएँ इस नेक काम में हिस्सा दें, ताकि अल्लाह ताला जन्नत और दोज़ख जो है वो इसी दुनिया में हमारे लिए बना दे। नेक अमालों का अजर इस दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले, और जो लोगों को तंग करते हैं अल्लाह उनका अजर उस दुनिया में भी उनको सबक सिखाए और आखिरत में भी
हिदायत दे दुनिया में भी। तो यही मेरा नंबर है जी, +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। इसी पे आप जैज़ कैश भी करा सकते हैं, जैज़ कैश बना हुआ है, इजी पैसा भी करा सकते हैं। और बाहर वाले अगर बैंक अकाउंट में भेजना चाहें तो इसी नंबर पे मुझे आप सिर्फ इतना लिख दें, कैश CASH, तो मैं समझ जाऊंगा। और आप नीचे लिख दें जी अपना बैंक अकाउंट भेज दें, तो मैं आपको अकाउंट भेज दूंगा, आप इसमें भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसी नंबर पे आप स्टोरी भी भेज सकते हैं, लिख के भी, वॉइस मैसेज करके भी। लेकिन स्टोरी अगर आपने भेजनी है लिखी हुई है वॉइस मैसेज, तो आखिरी लफ्ज़ उर्दू में स्टोरी या इंग्लिश में STORY लिखना लाजमी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।